जब आप जैसे नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपने ऐसे नहीं सोचना है कि मैं फेल हो जाऊंगा नीट में। आपने अपना बेस्ट देना है। तो अगर कोई आपको छोड़ के जा रहा है ना, तो जाने दो, कुछ नहीं होता है ना। आप हर सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको हर कॉन्सेप्ट पढ़ना है। चिट्टा का नशा कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी बिल्कुल काम होती है। में डोपामिन लेवल इतना ज़्यादा होता है तो आपका मूड इतना एलिवेट रहेगा कि आप डिप्रेशन में नहीं जा सकते। सो वेलकम बैक न्यू पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक मेडिकल लाइन से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति हैं हमारे साथ, जो थोड़ा सा स्पोर्ट्स में भी हैं। तो हम स्पोर्ट्स को रिलेटेड और थोड़ा मेडिकल को मिक्स करके आज आपको बताएंगे कि मेडिकल और स्पोर्ट्स आपको क्या नॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो मैं भाई को वेलकम करता हूँ न्यू पॉडकास्ट में। और भाई को ही बोलना चाहूँगा कि अपने बारे में थोड़ा सा बताएं ऑडियंस को। थैंक यू आशीष ब्रो। एंड सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं चंबा से ही हूँ, सुल्तानपुर से, और मैंने अपनी 11वीं-12वीं चंबा में की। केंद्रीय विद्यालय संगठन करिया में मैं पढ़ा। और 12th के बाद जो भी सबसे मेडिकल फील्ड और नॉन मेडिकल फील्ड के बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक जेई मेंस एंड एडवांस, और इन मेडिकल फील्ड नीट, क्योंकि मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट थे। तो जेई मीन्स मैंने आफ्टर 12th क्वालिफाई किया है, उसके बाद 2 बार दोबारा क्वालिफाई किया, और मैं लाइक एडवांस में सिलेक्ट नहीं हो पाया था। ऑल्दो मुझे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर में एडमिशन मिल रही थी बीटेक के कोर्सेज में, बट मैंने एमबीबीएस को चुना। और फिर मैंने अपनी एमबीबीएस की है श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंडी से। उसके बाद अभी मैं अपना पीजी कोर्स करने जा रहा हूँ इन फैमिली मेडिसिन इन जम्मू इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और बाकी मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मतलब सबसे ज़्यादा मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, और उसी कारण मैं आशीष भाई को भी जानता हूँ। तो थैंक यू कि उन्होंने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया। तो हम आगे इस कन्वर्सेशन में हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, पर भाई से सबसे पहले पूछेंगे, जो भाई मेडिकल लाइन में आए हैं उन्होंने क्यों एक मेडिकल लाइन ही चूज़ की, तो भाई से पूछते हैं। तो मैंने मेडिकल लाइन क्यों चूज़ की, जैसे आप भी जानते हो कि हम चंबा से हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट से हैं। ऑल्दो मेरे पास बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों फील्ड में आगे जाने के ऑप्शन थे, लाइक मैं इंजीनियरिंग भी कर सकता था, बट मुझे ऐसा लगा कि जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जैसे चंबा से, वहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बड़ी पीछे है। और जब मैंने अपनी एमबीबीएस शुरू की थी तभी चंबा मेडिकल कॉलेज भी खुला था। और जब चंबा मेडिकल कॉलेज खुला तो मेरे पास ऑप्शन भी था चंबा मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने का, बट फिर मैंने SLBS मंडी लिया, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, और मैं चाहता था थोड़ा घर से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। और बाकी यही है कि मेनली मैं चंबा की जो फैसिलिटीज़ हैं और मेडिकल हेल्थ है उसको अच्छा कर सके। भाई, जो आपकी मेडिकल जर्नी है अब तक, जो मेडिकल जर्नी में एक टफेस्ट फेज देखा होगा लाइफ में, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले जब आप एमबीबीएस करने जाते हो तो वो 5.5 साल की डिग्री होती है, जिसमें 4.5 साल हमारे लाइक सब्जेक्ट्स होते हैं और 1 ईयर ट्रेनिंग होती है। टफ फेज तो आई डोंट थिंक सो लाइफ में कोई होता है, अगर आप मतलब इंटरेस्ट के साथ सारी चीज़ें करते हैं। हाँ, बट जब आप एमबीबीएस स्टार्टिंग में जाते हैं तो कुछ स्टार्टिंग में जाते हैं, सबसे पहले आपको कैडेवर दिया जाता है, लाइक मुर्दा पे आपको पढ़ाया जाता है। सेकेंड ईयर में हम लाइक ड्रग्स एंड पैथोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं। 3rd-4th ईयर में फिर हम क्लिनिक जाना स्टार्ट करते हैं, मतलब हम पेशेंट पे डायरेक्टली जाने से पहले पहले मुर्दे पे पढ़ते हैं, ताकि हम मतलब कुछ डायग्नोसिस में कोई कमी ना रखें। तो मतलब टफ फेज तो आई डोंट थिंक सो कोई था, बट हाँ मतलब मैंने काफ़ी इंजॉय करके सब कुछ पढ़ा है, और आगे भी ऐसे करेंगे। भाई, जो आपकी मेडिकल फील्ड है इसके रिलेटेड बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो यूजली मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, उसके बारे में अगर आप क्लियर करना चाहें, थोड़ा सा बताना चाहें। इंडिया में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है क्वैक्स की। क्वैक्स क्या होता है कि काफ़ी आपने देखा होगा, अभी शार्क टैंक हुआ था थोड़े दिन पहले, वहाँ पे कोई इंसान आया था बैचलर ऑफ अरोमा थेरेपी करके, और वो अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा था, बोटुलिनम, मतलब उसने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए थे एंटी एजिंग। हमारे इंडिया में ना फेक डॉक्टर्स बहुत हैं, समझ लो आप, कि आप कोई बाबा लोग के पास चले जाते हैं, है ना, कुछ ऐसे चीज़ होती है। जो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और भी है कि हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जब तक डिजीज़ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाती है, जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब अगर आपको हल्की सी भी दर्द होती है
आपको हल्का सा भी बुखार होता है, आपको उसी टाइम डॉक्टर के पास जाना होता है। बट हम क्वैक्स के पास बहुत चले जाते हैं, और यहाँ पे उस पे मतलब आपने सोशल मीडिया में भी देखा होगा, जो ऑफिशियली डॉक्टर्स नहीं है। अभी तो चाइना में ने ऐसा कर दिया है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, अगर वो हेल्थ से रिलेटेड या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बात करेगा, तो उसका डिग्री होनी चाहिए। लाइक अगर मैं ऑथराइज्ड हूँ, मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर है जो मुझे सरकार ने दिया गया है, तो मैं मेडिकल टर्म्स एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नॉर्मल बंदा उस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर सकता। बट इंडिया में कोई भी ऐसे इंस्टाग्राम पे ऐसे आपने देखा होगा फेक प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और क्वैक्स भी इतने आगे हैं, तो लोग उनकी वजह से क्या हो जाता है कि डिजीज प्रोग्रेशन हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डायबिटीज़, है ना। शुगर आपने देखा होगा घर पे बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसमें भी हम इतना डिले कर देते हैं। और शुगर अगर आप अनडायग्नोज हो तो 10 साल में तो आपकी किडनियाँ भी छूट जाती हैं। शुगर डायग्नोज हो, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, रेदर देन कि हम पता नहीं कौन सी जड़ी बूटियाँ खाएं। जड़ी बूटियाँ भी खा सकते हैं, लेकिन मतलब कब किसी समय में तो आपको मतलब दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, उस टाइम आपको डॉक्टर के पास जाना। भाई मेडिकल लाइफ का जो आपकी पर्सनल लाइफ में उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुई है या कोई इफेक्ट हुआ है उसका? जब मेडिकल फील्ड में तो आप लाइफ साइंस के बारे में पढ़ते हैं, मतलब हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। मतलब जब मेडिकल फील्ड में मैं गया तो हमने पूरी एक बॉडी को खोला है और उसके अंदर को पढ़ा है। आप बिलीव नहीं करोगे कि हमारी बुक्स में ऐसा लिखा गया है कि अगर हम हमारी ये जो नसें हैं, ये नर्व्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, इनको जोड़ेंगे तो हम मून तक पहुंच सकते हैं। मतलब इसका सिर्फ इतना मतलब है कि हमारा बॉडी अंदर से इतना कॉम्प्लेक्स है। मतलब हम पूरा सर खोल के देखते हैं, हम लंग्स खोल के देखते हैं, हम पेट खोल के देखते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि ज़िंदगी में मतलब हमें इंसान बनाया गया है भगवान ने, तो उसके पीछे मतलब बहुत ही चमत्कार है, एक मिरेकल है। आपने सुना होगा भी, सुनीता विलियम राजमानी पॉडकास्ट में आके उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जब मैं स्पेस में जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि इंसान बहुत ही खूबसूरत है, और ये भगवान ने हमें इस तरह बनाया गया, और हम छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते हैं। बट मतलब इंसान, मैं अभी आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, यही बहुत बड़ा एक चमत्कार है। सही बात है। तो ये सारी भगवान की दी हुई चीज़ें हैं। भैया मेडिकल फील्ड में थोड़ा सा स्पोर्ट्स में भी है, तो उसके बारे में बताएंगे कि स्पोर्ट्स पर्सन को स्लीप क्यों इम्पोर्टेंट और कितने टाइम की लेनी चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम या शॉर्ट टू शॉर्ट? जितने भी आपने स्पोर्ट्स पर्सन देखे होंगे, जितना ज़रूरी खेलना है ना, उससे ज़्यादा ज़रूरी होती है रिकवरी और डाइट। मेरा ऐसा मानना है, और मतलब सब हर स्पोर्ट्स पर्सन का ये मानना होता है। और ऐसा मतलब आप देखोगे कि जो स्लीप होती है ना, स्लीप में हमारी बॉडी रिकवर करती है, बिकॉज ब्लड फ्लो, आपने देखो ब्लड फ्लो बढ़ाने हैं आपको, हैप्पी हार्मोन्स चाहिए। एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे स्पोर्ट्स हम क्यों बोलते हैं स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। जब आप जैसे रनिंग करते हो, अब हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, हम रनिंग करते हैं, तो जब हम रनिंग करते हैं ना, हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स करके एक चीज़ जनरेट होती है। कुछ नहीं होता, नेचुरल केमिकल्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन में डोपामिन होता है, सेरोटोनिन होता है। तो ये जब रिलीज होते हैं तो ये हमारे जो बॉडी के लिए नेचुरल पेन किलर एक्ट करते हैं। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी होती है, बड़ी जल्दी रिकवरी हो जाती है। या मान लो जैसे मेरा मेनिस्कस अभी टूटा है, नहीं इंजरी का, बट मैं आपके साथ डेली बैडमिंटन खेलता हूँ, आपको देख के लगेगा नहीं कि मेरे घुटने में एक लिगामेंट या सॉरी मेनिस्कस टूटा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारा जो पेन, मतलब हम जो दर्द ले रहे हैं, वो हमारी क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि हमें दर्द भी नहीं होती। दूसरा क्या होता है, नेचुरल पेन किलर होता है रनिंग एंड प्लेइंग स्पोर्ट्स। दूसरा होता है कि आप में डोपामिन लेवल इतना ज़्यादा होता है, तो आपका मूड इतना एलिवेट रहेगा कि आप डिप्रेशन में नहीं जा सकते। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन कुछ नहीं है, आपकी जो नेचुरल, मैं आपको न्यूरोट्रांसमिटर्स बता रहा हूँ, उन्हीं का ही ऊपर ऊपर नीचे होता है, ठीक है। अब कोई लोग नशा करते हैं, वो क्यों करते हैं? ताकि मान लो आप कोई चिट्टा का नशा कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी बिल्कुल काम होती है, रेस्पिरेटरी रेट होगा, हार्ट रेट होगा, वो सब कुछ कम हो जाएगा, है ना, और बंदा एकदम से ऐसे शांत हो जाता है। तो यही जो हमने जो ट्रांसमीटर्स होते हैं हमारे ब्रेन के, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, तो उसको मैनेज करती है ये स्पोर्ट्स और ये रनिंग, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अगर आप ये, आपको इस तरह की मेंटल इलनेस आएगी ही। भाई जो स्पोर्ट्स का और मेडिकल का है, मैक्सिमम जो मेडिकल का जो एक कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स में, उसके बारे में बताएंगे कि एथलीट को क्या मेडिकल जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए किसी भी स्पोर्ट्स में? जैसे आपने पहला ही क्वेश्चन आपने पूछा था, एक तो स्लीप बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्लीप में आपकी रिकवरी होगी। दूसरा आपको न्यूट्रिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आप जब आप खेलते हो तो आपकी मसल्स हैं, उसमें क्रैम्प्स होते हैं, कुछ आप जिम जाते हो, मसल में आपके क्या होगी, मसल टूटती है। अब बॉडी, देखो सिंपल सी बात है कि ये बॉडी हम क्यों बनाते हैं, हमारी सिंपल मसल्स हैं, हम उसे तोड़ते हैं, ठीक है। फिर जब नई मसल्स बनती है, वो मोटी बनती है, मतलब बाइसेप्स मोटी होगी, उसमें क्या होती है, उसमें ग्रोथ कब होगी मसल की, जब उसे प्रोटीन मिलेगा।
या उसे अच्छा ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होगा उसके साथ अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी उसके पास जाएंगे। तो जितना अच्छा आप खाना खाओगे, डाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डॉक्टर्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इंजरी में। आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, जैसे ऋषभ पंत की आपने इंजरी देखी थी, उसके तो बिल्कुल लेग टूटे ऑलमोस्ट डेथ। ऑलमोस्ट है, ठीक है, बट फिर भी उनके नी इंजरी से और उनकी रिकवरी से ऐसे कभी नहीं लगता है ना कि मतलब उनको इतनी बड़ी इंजरी हुई। हर हर स्पोर्ट्समैन को इंजरीज होती है। इवन बुमराह को फ्रैक्चर हुआ था पीछे, टेल बोन फ्रैक्चर, वो भी बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन वहां से भी इंजरी हो जाती। बट इससे भी इम्पोर्टेंट है डॉक्टर और जो हमारा स्पोर्ट्स है उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बॉडी बॉडी जो होती है वो सबसे बड़ी हीलिंग होती है। आपने देखा होगा। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि कभी बोन टूटती है ना तो उसको हम लोग नहीं जोड़ते, वो अपने आप जुड़ती है। हमें बस उसको स्टेबलाइज करना होता है कास्ट या प्लास्टर लगा के। तो बॉडी से बड़ा हीलर कोई नहीं है ना। नेचुरल हीलिंग बॉडी में, हमें कुछ नहीं करना होता, हमें उसको तो न्यूट्रिएंट्स आज तक भाई जो आपने सबसे बड़ी इंजरी देखी हो अपने मेडिकल लाइन में, मेडिकल लाइन, गेम स्पोर्ट्स गेम में सबसे बड़ी इंजरी, हाँ, मैंने लाइव जैसे न्यूज में तो मैंने सुनी है फिल ह्यूग्स की, आपने सुना होगा ना, क्या फिल ह्यूग्स को एक बाउंसर बजा था एबॉट का। हाँ हाँ हाँ, उसमें इंग्लैंड होता का। क्या है, तो वो जैसे पर्सनल अपनी आंखों के सामने कोई इंजरी देखी हो? अपनी आंखों के सामने मैंने नेक इंजरी देखी थी, बहुत खतरनाक। एक हमारे बिहार से लेबरर थे, वो कुल्लू में काम करते थे, तो उनको दराट जो होता है, दराट से उनका नेक काट दिया था पूरा, है ना। तो हमारे पास पेशेंट ऐसे अपना ये पकड़ के आया था, नेक पकड़ के, तो हमें लगा कि छोटी इंजरी होगी, और जैसे ही हमने देखा तो वो ऑलमोस्ट कटा हुआ था। तो उसमें क्या था कि जो उनके वाइटल स्ट्रक्चर होते हैं ना, एक कैरोटिड आर्टरी होती है, तो वो कैरोटिड आर्टरी बची थी, बाकी तो काफी कुछ उनका इंजर्ड हुआ था, वोकल कॉर्ड चला गया था। इधर बाहर थायराइड ग्लैंड होता है, आपने सुना होगा, थायराइड ग्लैंड हो गया, है ना। वोकल कॉर्ड होता है जिससे हम बोल रहे हैं, जैसे मैं बोला, वो बोल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि वो इंजरी हो गई थी वहां पे, पर उनकी आर्टरी बची थी, तो मतलब किसी तरह हमने उनको स्टेबलाइज किया था, और काफी बड़ा मतलब वो ऑपरेशन था। और भी बहुत सी इंजरीज आती हैं, मतलब बाकी हाँ, एक नशे वाली बताता हूँ, जो चिट्टा अब्यूजर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जब इंजेक्शंस वो लेते हैं तो वो हर नस में लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और वो हर नस में लेना स्टार्ट करते हैं तो वो सिरिंजेस भी इन्फेक्टेड यूज करते हैं। तो उनमें से एक चिट्टा यंग ही आपके मतलब 19-20 ईयर्स के एज का था, तो उसने वो जो इन्फेक्टेड सिरिंज थी, ठीक है, वो उसने यहाँ पे डाली थी लेग में, टांग में। हाँ, टांग में जो नसें मतलब जो ब्लड वेसल्स होती है, वेन्स कहीं भी डाल सकते हो आप, तो हाँ, वहाँ डाली थी, और उसकी वो काली हो गई थी टांग ना, सड़ गई थी क्योंकि वो इन्फेक्टेड थी, गैंग्रीन हो गया था। एक बार में लेके? नहीं, बहुत बार लेता बहुत था बार। उसने। उसकी कोई भी, जब आप देखोगे कोई अब्यूजर होंगे, आईवी अब्यूजर्स, उनमें नेक्रोज हो जाती है, वेन्स मिलती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ भी चिट्टा लेते हैं हर जगह से। तो उन्हें नीचे से ली थी, तो वो बिल्कुल उनका खराब हो गई थी। बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, मतलब दीज आर सम। बाकी न्यूरो इंजरीज आती है, कोई ऊपर से छत से गिर गया, इस तरह भी आते हैं। नॉर्मल मसल इंजरीज जो हैं, और बताएंगे नॉर्मल इंजरीज और जो इंजरी पेन है। नॉर्मल इंजरीज और इंजरीज की जो पेन होती है, देखो, आप उससे कैसे वो कर सकते हैं? अच्छा, पेन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब पेन्स के टाइप्स होते हैं, जैसे रेफर्ड पेन होती है, रेडिएटिंग पेन होती है, वो तो चलो अलग चीज़ आ जाती है मेडिकल टर्म्स में। बट पेन का आजकल क्या हो गया कि पेन क्लिनिक्स भी आने शुरू हो गए हैं, जिसमें पेन का एक स्कोर होता है कि आपको किस लेवल की पेन है। तो जैसे कुछ बीमारियां होती है, जैसे एक्यूट पेनकाइटिस, उसको हार्ट अटैक और एब्डोमेन बोला जाता है, जिसमें आपका जो पेनक्रियाज होता है वो इतना सीवियरली इंजर्ड होता है कि आपकी सीवियर पेन इतनी होती है कि इंसान बैठे बैठे उसको इतना दर्द हो रहा है कि वो हल्का सा मूवमेंट भी नहीं कर पाता। बट मसल्स की जो पेन है वो अलग अलग हो सकती है, लाइक मसल्स की स्प्रेन हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है, ठीक है। उसमें मसल इंजरीज में एक आती है रेब्डोमायोलाइसिस होती है। उसमें जब आपका क्या होता है, मसल ब्रेकडाउन होता है, उसमें आपका जो टॉयलेट होता है वो कोला कलर्ड यूरिन होता है। आपने देखा होगा काफ़ी, जब आप सीवियर एक्सरसाइज करते हो तो आपका यूरिन का कलर भी चेंज होता है। वो इसीलिए चेंज होता है क्योंकि यूरिन में हमारे जो मसल्स के प्रोटीन होते हैं वो ब्रेक डाउन करके निकलते हैं, तो थोड़ा सा उसका कलर भी वेरी होता है। मैं भी कई बार जिम जाता हूँ, कई बार बड़ी ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर दी है, मसल्स आपकी ज़्यादा, तो वो थोड़ी बहुत ब्रेक डाउन करती है, फिर वो दोबारा बन जाते हैं। बाकी मसल्स इंजरीज अलग अलग होती है, मतलब जैसे शोल्डर से स्टार्ट करते हैं, अगर ऊपर से स्टार्ट करें, अब जैसे जो शोल्डर वाले कोई भी प्लेयर्स हैं जिनका शोल्डर यूज़ होता है, तो उसमें रोटेटर कफ इंजरी होती है, बड़ी कॉमन है, यहाँ पे 3-4 मसल्स होती हैं उसकी, ठीक है। उसके अलावा जैसे हम बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, तो टेनिस एल्बो एंड एल्बोज, टेनिस एल्बो में भी ये होती है, एपिकोंडाइल्स की पेन हो सकती है। बाकी रिस्ट इंजरीज भी होती हैं। बाकी स्पोर्ट्समैन हैं, उनको मैंने जैसे कहा कि
टेलबोन फ्रैक्चर है, इस तरह की इंजरी वही तो इंजरी से जो प्रिकॉशन ले सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट उसके होता बारे है। में। हाँ इंजरीज एक तो होता है कि टेक्निक भी इम्पोर्टेंट होती है, पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है मुझे लगता है कि हम जाते हैं बैडमिंटन में हमने देखा है कि बच्चे डायरेक्टली जाके खेलना स्टार्ट कर देते हैं, तो प्री स्ट्रेचिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने कोई चीज, अब जैसे गाड़ी चलती है तो डायरेक्टली चौथे गियर पे तो नहीं चलती, पहले आपको फर्स्ट गियर डालना है, सेकंड सही डालना है। बात है। वार्म अप इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जितना अच्छा वार्म अप होगा उतनी अच्छी गेम होगी। और फिर पोस्ट स्ट्रेचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जितने भी बैडमिंटन के बड़े प्लेयर हैं इनके कोचेस होते हैं, प्री स्ट्रेचिंग के अलग होता है, पोस्ट स्ट्रेचिंग के अलग है। जितनी अच्छी ये स्ट्रेचिंग होगी उतना ही अच्छा आप मैच में कर पाओगे। जिस दिन आप स्ट्रेचिंग मिस करोगे, पोस्ट स्ट्रेचिंग मिस करोगे, रिकवरी, प्रोटीन, डाइट इंपॉर्टेंट है, डाइट मिस करोगे, उस दिन इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और रेस्ट और रिकवरी कितनी इंपॉर्टेंट रेस्ट है? रिकवरी तो 4 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपने जितने एथलीट्स हैं 10-11 बजे क्यों सोते हैं, इसीलिए सोते हैं। और मतलब ज़्यादा लेट नाइट भी नहीं जागना चाहिए, क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, जो हमारी स्लीप साइकिल होती है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो फिजियोथेरेपी का एक रोल है जो स्पोर्ट्स पर्सन की रिहाब में रिकवरी करने में, उसका कितना रोल है? देखो ऑर्थो बिना फिजियोथेरेपी के तो इम्पॉसिबल हो जाती है। रिहैब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जितने भी हमारे क्रिकेटर्स होते हैं वो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब के लिए जाते हैं। इवन अभी आपने देखा होगा इंडिया में स्पोर्ट्स एमडी इन स्पोर्ट्स मेडिसिन भी आ गई है, और डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन भी होता है पटियाला में। आपको पता होगा स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर है हमारा बीएमएमसी सफदरजंग में, और वो बहुत ही अच्छा उसका मतलब बिल्डिंग है। तो उसमें फिजियोथेरेपी में आपको पर्टिकुलर हर मसल्स की, ग्रुप ऑफ मसल्स की उस तरह की एक्सरसाइजेस सिखाई जाती है जो रिकवरी में बड़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली ऑर्थोपेडिशियन ने तो ठीक है ऑपरेट कर दिया, लेकिन उस मसल्स को कितना टाइम लगेगा मतलब प्रॉपरली उसको वर्क करने में, वो फिजियोथेरेपी की काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो मतलब वो फिजियोथेरेपी विद ऑर्थोपेडिक्स अगर इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत ही अच्छी रिकवरी भी रहती है। और रिकवरी के वक्त भाई सप्लीमेंट्स जो ले सकते हैं, ले बिल्कुल ले सकते हैं। सकते हैं। हाँ, अब ले सकते हैं। हाँ, अब जैसे हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि मतलब मैं सप्लीमेंट्स नहीं लूँगा, और सप्लीमेंट्स कितने लेने, कैसे लेने, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और डॉक्टर्स को दिखा के ले रहे हैं। अब जैसे जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं वो बड़े मतलब प्रिकॉशनरी पहले वाले जो मतलब जो डॉक्टर्स थे आज से 10 साल पहले, वो तो कम्प्लीटली मना ही कर देते थे कि प्रोटीन नहीं लेना, जो नॉर्मल वाला आता है। आजकल के जो डॉक्टर्स हैं, जैसे आप भी हैं, तो आप तो सजेस्ट करते ही हैं, प्रोटीन तो पहले क्यों नहीं करते थे, अब क्यों कर रहे हैं? उनको क्या? मैं बताता हूँ पहले क्या होती थी, हमारी डाइट भी बहुत अच्छी होती थी। पहले जो हमारा फूड होता था वो भी बड़ा नेचुरल होता था। आजकल हम मान लो बाजार से कोई चीज़ खा रहे हैं, उसमें कितना प्रोटीन मिलेगा हमें, है ना? और आजकल क्या हो गया कि विद टेक्नोलॉजी जो प्रोटीन पाउडर्स बनते हैं ना, वो भी बहुत अच्छी, कुछ कंपनीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती हैं, है ना? ज़रूरी नहीं कि सारी में अडल्ट्रेशन कर रही हैं। तो अगर आप खुद भी अगर एक प्रोटीन का स्कूप डाल के देखेंगे और आप उसमें एक शेक में डाल के, तो आपकी रिकवरी बड़ी जल्दी हो जाती है। और ये मैं नहीं, ये जितने बड़े-बड़े डॉक्टर्स हैं वो बताते हैं कि प्रोटीन स्कूप, क्योंकि प्रोटीन का अमाउंट कितना है देखो, 0.8 टू 1 ग्राम हम मान के चलते हैं नॉर्मल। मान लो आप 60 केजी के हो तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन लेना है। तो एक दिन में 60 ग्राम कैसे हो? अब एक मान लो अंडा है उसमें 6 ग्राम है, 10 अंडे खाओगे तो वो 60 ग्राम होगा। और ये तो हम नॉर्मल बता रहे हैं, आपने एक्सरसाइज किया तो आपको थोड़ा और ज़्यादा चाहिए 60 ग्राम से भी, तो कैसे पूरा होगा? तो अगर आपके पास स्कूप है, वो थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है ना, और बाकी कई लोग नॉन वेज होते हैं, वो कैसे प्रोटीन पूरा कर सकते हैं? तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई जो मेंटल हेल्थ है आजकल के स्पोर्ट्स पर्सन की या नॉर्मल जो पर्सन है, वो कैसे स्पोर्ट्स में इफ़ेक्ट कर रही है? देखो मैं बताता हूँ, बैड मेंटल हेल्थ अगर बोल लें, कुछ भी बोल रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ जो मेंटल हेल्थ बैड, हाँ देखो मेंटल हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 10 साल में जो साइकेट्री ब्रांच हम बोलते हैं वो बहुत आगे जाएगी। इवन अभी बजट जो आया है, जो निर्मला सीतारमन ने बताया है कि उसमें हम निमहैंस 2 लॉन्च करेंगे नॉर्थ इंडिया में। निमहैंस क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड साइंस है, जो अभी हमारा इंडिया में एक हमारा वहाँ पे बेंगलोर में बहुत अच्छा, ये साइकेट्री और मेंटल न्यूरो सर्जरी का रिलेटेड एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और इसको एक नॉर्थ इंडिया में भी खोल रहे हैं ताकि जो नॉर्थ इंडिया के लोग भी जाएं। तो मेंटल हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। हर चौथे बंदे को इंडिया में, क्या वर्ल्ड में, डिप्रेशन है। मतलब मैं आप 2 बैठे हैं, अगर हम 2 और बिठा लें तो कभी ना कभी, अगर हम 2 और बिठा लें तो कभी ना कभी उन कारण क्या होता है? एक तो होता है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स ऐसे होते हैं, वर्थलेसनेस, होपलेसनेस। दूसरा ये है कि स्पोर्ट्स जब आता है ना, स्पोर्ट्स में क्या होगा कि जब आप स्पोर्ट्स खेलोगे, मैंने आपको एंडोर्फिन्स वाला भी बताया था कि नेचुरल आपके अंदर ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं जो आप मतलब बड़े खुशी देते हैं आपको अंदर से, और आप थकते भी इतने हैं कि आपको स्लीप बड़ी अच्छी आती है। जब आप नींद नहीं लेंगे प्रॉपर्ली कुछ रात को, फोन एक बहुत बुरी एडिक्शन है।
फ़ोन मतलब कितना चलाना चाहिए, कितना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्दो मैं और आप तो दोनों सोशल मीडिया में हैं, लेकिन हमें पता है कि कितना चलाना है और हमने स्पोर्ट्स में भी कितना करना है। बट ओवर यूज़ भी इसका बहुत ख़राब होता है। और मेंटल हेल्थ अगर कोई खिलाड़ी है, जैसे अब वही क्वेश्चन है भाई, जो एक खिलाड़ी है तो वो मेंटल हेल्थ को और प्रेशर को कैसे हैंडल कर कैसे सकते हैं, हैंडल इसके कर सकता लिए जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके लिए तो कोच है, ठीक है, ठीक है। बाकी जो है? नॉर्मल खिलाड़ी के तो कोई नहीं है। नॉर्मल खिलाड़ी के लिए कोई कोच नहीं होता, तो उसको मोटिवेशन सबसे बड़ी अपना हार्डवर्क ही होता है ना, कि मतलब उसको अपनी जो भी परफॉर्मेंस है ना, उसको दो वे में, हार हार तो हटा ही दो। अगर आप कोई मैच खेल रहे हो तो उसमें दो ही चीजें होती है, या तो आप जीतते हो या तो आप सीखते हो, है ना, हारते नहीं हो आप। तो उस वे में लेंगे अगर आप, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे। दूसरा ये है कि हम इंडिया में, मैं आपको पहले भी बता रहा था कि इंडिया में क्या होता है कि स्पोर्ट्स कल्चर आफ्टर 11-12 तो खत्म ही हो जाता है। आपने स्कूल में जितना खेला वो वहाँ तक है, उसके बाद आप मेडिकल कॉलेजेस या कई कॉलेजेस में जाओगे, वहाँ पे बहुत कम लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं। बट इवन इन फॉरेन कंट्रीज, यूएस में आप देखोगे, जो बंदा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है वही ओलंपिक्स में आके मेडल ले जाता है ना, जो स्कूल में लॉ कर रहा है वही ले जाता है, कोई वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा लीडर है और वही वहाँ पे आके मेडल ले जाता है। तो हमें स्पोर्ट्स को एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं बनाना है। हम जैसे बोलते थे ना स्कूल में कि एक्स्ट्रा करिकुलर है, या मतलब पढ़ाई के अलावा इसको हैबिट बनानी है, इसको डेली रूटीन बनानी है। जब जब हर बच्चा मतलब सब्जेक्ट की तरह। सब्जेक्ट की तरह लेना है, स्पोर्ट्स एक सब्जेक्ट है और डेली उसको करना है। सुबह उठ के अगर मैं जैसे 2 घंटे कोई फिटनेस कर रहा हूँ, तो ये हैबिट होनी चाहिए। जब आप कॉलेज जा रहे हो तब भी हैबिट होनी चाहिए, स्कूल ऑफिस जा रहे हो तब भी हैबिट होनी चाहिए। जब ये आएगी तो मतलब काफ़ी चीज़ें डील हो जाती है। भैया आपने स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में डिप्रेशन और एंजाइटी का थोड़ा सा टॉपिक उठाया, तो उसके बारे में बताएंगे कि डिप्रेशन और एंजाइटी आजकल क्यों बढ़ रही है, स्पोर्ट्स पर्सन में रख लो या नॉर्मल पर्सन में रख लो, उसके बारे में आप केयर बताना चाहो लोगों को कि आप कैसे ले सकते हैं प्रिवेंशन से। जो स्पोर्ट्स पर्सन में डिप्रेशन एंजाइटी का क्या, मैं इंडिया में मेजर ये बताता हूँ कि बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन है जो बड़े गरीब खानदान से हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको उस टाइम पे अपनी परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देना है, मेडल्स भी लाने हैं और ऊपर से फैमिली का खर्चा भी उठाना है। तो डिप्रेशन उस इंसान को आएगा कि जिससे मान लो परफॉर्मेंस भी नहीं हो पा रही है और वो कुछ कमा भी नहीं पा रहा। तो हमें थोड़ा सा ये भी देखना पड़ता है कि ठीक है, अगर आप घर से अच्छे हो तो आप मतलब कहीं सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा अर्निंग के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास होगा तो आप स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पूरा स्पोर्ट्स पे ध्यान देना है। और ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे एथलीट्स हैं जो पहले कमाते थे। रोनाल्डो भी क्या था, लिबरल था, ठीक है। रोनाल्डो के पापा की डेथ हुई थी विद लिवर सिरोसिस, वो पापा बहुत शराब पीते थे, ऐसा मैंने सुना है, शायद यही है। तो उसने आज तक कभी शराब नहीं पी रोनाल्डो ने, इसलिए नहीं पी क्योंकि पापा उसके लिए अब शराब से मरे हैं, ठीक है। और वो खुद लेबरर का काम किया उस गरीबी से उठ के। जब रोनाल्डो फुटबॉल में आया, तो जब वो पीक ईयर्स में था तो हो सकता था वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता था। जैसे बड़े फुटबॉलर्स तो बहुत थे, लेकिन डिसिप्लिन और अपनी मेहनत लगा रहा, और उसको पता था कि हार हार नहीं सकता मैं यहाँ से, मुझे आगे बढ़ना है। उसने पूरा फिटनेस पर, रिकवरी पे पूरा ध्यान रखता था, धीरे धीरे बढ़ता गया और उसकी आदतें अच्छी थी, नशा कोई था नहीं, टाइम की नींद थी, है ना। तो उस कारण फिर वो आगे बढ़ जाता है। तो जब आप समय से सोएंगे, समय से खाएंगे, अच्छा खाएंगे, अपना अच्छा टाइम रखेंगे, अपना सर्कल अच्छा रखेंगे, फ्रेंड सर्कल, तो डिप्रेशन एंजाइटी आ ही नहीं सकता। और बड़ी बात है आपको अपना कम्युनिकेशन, बड़े बच्चे जो होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने दिल की बात नहीं बता पाते, तो मतलब आपको शेयर करना चाहिए। अब तो इतना मतलब ऑनलाइन सिस्टम है, यूट्यूब पे सब कुछ आपको मिल जाता है। आजकल जो यूथ है, जो मैक्सिमम जो डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी उनको होती है, अगर आजकल जो प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं छोटी एज में, तो फिर उसकी वजह से कई बार मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है पर्सन की। तो उसके बारे में आप बताएंगे कि कैसे। उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम एक पर्सन को लाइफ बना देते हैं, समझ लो। कि हमें लगता है जब हम प्यार में होते हैं या कोई भी इंसान प्यार में होता है, तो वो उसको सोचता है कि यार ये मेरी ज़िंदगी है। तो प्यार होता है वो ज़िंदगी का एक पार्ट होता है, पर वो ज़िंदगी नहीं होती, ठीक है। हाँ मतलब ठीक है, आप देखो, आपने सुना होगा प्रेमानंद जी महाराज भी बोलते हैं कि देखो अगर आप प्यार कर रहे हो तो आप उसमें बेस्ट दे सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको आगे से क्या रिस्पॉन्स आएगा वो तो ट्रस्ट पे है ना, वो भगवान और ऊपर वाला जो देगा वही हो सकता है। अगर सामने वाला ही गलत कर जाए तो हमारी क्या गलती होगी उसमें। तो आपको प्यार हो और ऑनलाइन जो चीजें होती है ना, उसमें पहली चीज आनी चाहिए मिसट्रस्ट की, कि धोखा मिल सकता है ना। आपने तो अपना अपना बेस्ट देना है तो धोखा मिलेगा उसको ज्यादा। कई बार तो ऐसा होता है भाई, आजकल जो यंग यूथ में, अभी कुछ दिन पहले मेरे लड़के से बात हुई, मेरे फ्रेंड के साथ ही, जैसे आजकल क्या हो रहा है, जैसे अगर
दोनों प्यार कर रहे हैं, ठीक है, एकदम सडनली कोई एक बदल जाता है, ठीक है, जैसे एक बदलता है तो वो तो बदल जाता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसको एक और ऑप्शन है उसके पास। एक जो बचा है वो फिर जो उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, जो उसको फिर कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, बता रहा है कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, जो भी चीज़ें कर रहा है वो, तो उसकी वजह से उसकी जो मेंटल हेल्थ और वो जो डिप्रेशन में जा रहा है, इस तरह बहुत सारे लोग कर रहे हैं जो सामने वाला छोड़ के चला गया। उसके बारे में बताओ आजकल के यंग यूथ को कि वो जो चीज़ें कर रहा है वो मेंटल हेल्थ उसको क्या इफ़ेक्ट कर रही हैं, अभी नहीं वो फ्यूचर में भी क्या उसको इफ़ेक्ट करेंगी, उसके बारे में आप बताओ ज़रा। एक तो क्या होता है कि जनरली ज़्यादा मेंटल हेल्थ वैसे तो फीमेल और मेल में दोनों में बराबर होता है, लेकिन मैंने ऐसा देखा है जो मेल होता है ना, अगर उसको कोई छोड़ के चल जाए वो बहुत दिल पे लगा लेता है बात, क्योंकि हम तो लड़कियां, हमें लड़कियों का इतना आइडिया नहीं है कि उनका क्या सिनेरियो रहता है। तो हम जो मेल है, इंडियन मेल्स हैं, वर्ल्ड के मेल है, वो ना अपने आप को बड़ा अंडररेट समझते हैं कि हमें पता नहीं कोई हाँ करेगी या नहीं करेगी। तो ये तो मतलब ऐसा होता है कि हमें अपने आप को पहले बताना है कि देखो, अगर आपने कहीं कहीं रिलेशनशिप में अपना बेस्ट दिया या आप उससे थे, सामने वाला छोड़ के चला गया, तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी में या लाइफ में आप अच्छा नहीं कर सकते। और हमें क्या होता है कि जब भी हम एक के साथ होते हैं तो हमें लगता है यार यही बेस्ट है, बट जब लेटर ऑन जब आपके साथ लोग जुड़ते हैं आपको पता चलता है यार दुनिया में और भी बड़े अच्छे लोग हैं। तो आपको अगर कोई आपको छोड़ के जा रहा है ना, तो जाने दो, कुछ नहीं होता है ना। आप एक बार रोक सकते हो उसको, कि समझा सकते हो कि ऐसा हो गया, लेकिन फिर हमारे बहुत से लोगों को, मैंने अपने क्लास में भी लड़कों को ऐसे देखा है कि मतलब वो पीछे लगे रहते हैं कि नहीं भाई ये तू ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो एक बार छोड़ सकता है ना, वो बाद में साथ रह भी लेगा, वो दोबारा भी छोड़ सकते हैं। आजकल लड़के कमिटमेंट दे रहे हैं और लड़कियां नहीं ले रही है कमिटमेंट। हाँ ये भी है, आजकल मतलब बहुत दोनों कुछ हो जगह रहा है। वैसे तो बराबर ही है, बट देख सकते हैं, मतलब आपको ज्यादा दिल नहीं लगाना। वही एक मतलब जिंदगी नहीं है एक, ये रिलेशनशिप में लड़का या लड़की में जिंदगी का पार्ट हो सकता है, पर पूरी जिंदगी नहीं है ऐसा। अपने डिप्रेशन के बारे में बताया, एंजाइटी के बारे में डिस्कस करें तो एंजाइटी कब होती है? जैसे देखो, डिप्रेशन तो ऐसा होता है कि डिप्रेशन कुछ डेज के बाद होता है कि जैसे अगर कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है तो वो डिप्रेशन आ गया, तो एंजाइटी डिप्रेशन होता है। नहीं देखो, मैं डिप्रेशन होता है लाइक 14 दिन तक हम जनरली पीरियड लेते हैं इसका, 14 डेज तक। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, मतलब ऐसा है कि आप पूरे रूम में, अब जैसे मान लो एक दिन तो आपका भी मूड खराब होता है, ठीक है, एक दिन मेरा भी मूड खराब है, वो तो मूड डिसऑर्डर्स हो गया। एक एक्यूट स्ट्रेस पे होता है कि मतलब कई बार मैं भी स्ट्रेस में हूँ, मूड में हूँ। डिप्रेशन होता है लॉन्ग लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, आप एक ही मूड में, एक ही एकदम से बिल्कुल ऐसे, आप देखो पूरे दिन सुबह से रह के रात तक एक जैसे ही आपका बात, आपको लग रहा है कि दुनिया में कोई नहीं है, वो डिप्रेशन आता है। फिर एंग्जाइटी है, वो एक तो नॉर्मल एंग्जाइटी होगी, एक जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। एंग्जाइटी होगी मतलब थोड़ी सी एंग्जाइटी सबको होती है, एंग्जाइटी इज नॉर्मल, किसको नहीं होती। हम स्टेज में चढ़ते थे बचपन में, हमें भी हो जाती थी नॉर्मल। अब उसको डील करना, अगर भाई अगर दोनों चीज़ों का किसी के ऊपर इफेक्ट पड़ा हुआ है, जैसे डिप्रेशन का भी और एंग्जाइटी का भी, तो उससे वो कैसे बच सकता है? जैसे वो मतलब एक मिड रेंज से डाउन आ गया वो डिप्रेशन एंग्जाइटी में, स्टार्टिंग फेज में नहीं, वो मिड से थोड़ा सा आगे आ गया, मैं समझ गया। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इंडिया में अगर आप साइकेट्री एक ब्रांच होती है जो मेंटल हेल्थ से डील करती है, तो जब भी हमारी जो एक साइकेट्री में पोस्टिंग लगी थी, तो हमारे टीचर्स यही कहते थे कि साइकेट्री, कभी इंसान मानता नहीं यार मेरे को कैसे साइकेट्री डिसऑर्डर हो सकता है, मैं, क्योंकि हम ऐसे मानते हैं कि अब पागल का डिपार्टमेंट है ना, हम डॉक्टर के पास जाना भी नहीं चाहते। और मेरे इतने ऐसे दोस्त थे जिनको एंग्जाइटी डिप्रेशन था, जब से उन्होंने दवाई शुरू की लो डोज पे, बिल्कुल ठीक हो गए, है ना। दवाइयाँ भी इस तरह के जो अच्छे साइकेट्रिस्ट होते हैं वो लो डोज पे शुरू करते हैं, साथ में बिहेवियर थेरेपी भी की जाती है। तो जब आप दवाइयाँ लेते हो ना, तो मैं आपको क्या बता रहा था शुरू में, आपको मैंने बताया था कि हमारे ब्रेन में नेचुरल केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये इसी का ऊपर नीचे होता है। तो दवाई देके उसी को सेट करना होता है हमने, ये हम बहुत ज़्यादा सोच सोच के ना हमने बिल्कुल मूड अपना डाउन किया होता है। तो मूड स्टेबलाइजर्स आते हैं, मूड बना अच्छा करने के लिए आते हैं। धीरे धीरे आपका जब वो आप दवाई लेके आपका बिल्कुल ठीक होगा, फिर नेचुरली आप धीरे धीरे दवाई को लो डोज पे छोड़ोगे। फिर उसके बाद आप कुछ एक्टिविटीज़ करोगे, रिहैब पे जाओगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करोगे, तो उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि बंदा यार जब थोड़ा ज़्यादा चला जाता है ना, तो डॉक्टर्स के पास ज़रूर जाना चाहिए। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो घर पे ठीक हो जाती हैं, पर जैसे मेंटल इलनेस अगर ज़्यादा बढ़ रही है, डॉक्टर को कंसल्ट करो, दवाई लो, प्रॉपर कोर्स करो। तो साइकेट्री की दवाई छोड़ नहीं सकते, आपको पूरा कोर्स करना पड़ेगा, टाइम लगता है, 3 महीने 6 महीने लग जाएंगे, हो सकता है 1 साल लग जाएगा, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने ठीक नहीं कराया तो अभी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहीं आप 6 महीने 1 साल लगा लोगे तो आप बिल्कुल नॉर्मली उस पर आ सकते हो पार। भाई आप एक लाइन में अगर बोलना चाहो,
हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना चाहो। दिस सिचुएशन दूसरे सबसे पहले तो आपके आसपास जो आपका सर्कल है, तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से तो फैमिली होती है। तो फैमिली को सब कुछ सच सच बताना चाहिए। अगर आप इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, ठीक है, यानी डिप्रेशन में हो, आपको लग रहा है यार चीज़ें मेरे हाथ में नहीं, आपको नींद नहीं आ रही पूरी रात, आप अपनी फैमिली को बुलाओ, ठीक है। उसमें फैमिली में भी या सोसाइटी में कोई समझदार इंसान है जो साइकेट्रिक इलनेस को समझता है, उसको बताओ, क्योंकि नॉर्मली तो लोग मजाक उड़ा देंगे, भाई इसके तो पागल हो गया भाई, ठीक है। पेरेंट्स को भी, अब हमारी क्लास में भी कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको पेरेंट्स को ऐसा लगता था मेंटल इलनेस कुछ नहीं होती, बट उनको समझाना पड़ता है, अंकल ये भी एक डिजीज है, जैसे डायबिटीज है, जैसे हाइपरटेंशन है, वैसे मेंटल इलनेस है, वैसे डिप्रेशन है, वैसे ही आपका साइकोसिस है। तो जब आप अपने सबसे पहले आसपास के लोगों को समझाओगे, उनको बताओगे, उनसे हेल्प लोगे, है ना, सब हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं ना। जैसे मैंने कहा था, सुनीता विलियम ने कहा कि लोग आपको हो सकता है 10 लोग हेल्प नहीं करेंगे पर 11वां बंदा आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। आप उनकी हेल्प लो, फिर डॉक्टर्स के पास जाओ, है ना। आपको लग रहा है एक टाइम पे डॉक्टर की जरूरत है तो जाओ, डॉक्टर्स भी बड़े हेल्पफुल होते हैं। साइकेट्रिस्ट तो बढ़ते जा रहे हैं और बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट भी हैं इंडिया में, और साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो आपको मेडिटेशन एंड ऑल सारी चीजें सिखाएंगे। तो धीरे धीरे कोई स्पोर्ट्स पर्सन डिप्रेशन में और वो कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है उसकी गेम पे? बहुत बहुत इफेक्ट पड़ता है। हम जैसे कहा, डिप्रेशन के में सिम्टम्स होता है, वर्थलेसनेस लगेगा, होपलेसनेस लगेगा, उसका मूड बड़ा डाउन सा रहेगा, है ना, कि हो सकता है वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पा रहा, हो सकता है अगर वो क्रिकेट में है तो उसके रन नहीं बन पा रहे, अगर बैडमिंटन में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पा रही, नींद पूरी नहीं हो पा रही, तो मूड मतलब उसकी पूरी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। ये तो स्पोर्ट्स की बात, थोड़ा सा आपके प्रोफेशन की तरफ आते हैं। जो आजकल जो यंग यूथ है जो नीट की तैयारी कर रहा है, उसके लिए आप एक मैसेज देना चाहो? देखो, ऐसा है कि जब आप किसी जैसे वार की तैयारी करते हो, जैसे कोई एग्जाम की तैयारी करते हो या कोई मैच की तैयारी करते हो, मैंने पहले भी कहा कि दो ही चीज़ें होती है, या तो लर्निंग होती है या तो जीत होती है ना, हार नहीं होती। जब आप जैसे नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपने ऐसे नहीं सोचना है कि मैं फेल हो जाऊंगा नीट में, आपने अपना बेस्ट देना है। प्रॉब्लम ये आती है कि तैयारी में तो हम बड़े जोश से तैयारी करते हैं, जैसे जिम जाते हैं पहले 2 दिन बड़े अच्छे से जाते हैं, कंसिस्टेंट वही रहेगा, जो कंसिस्टेंट रहेगा उसी की बॉडी बनती है। वैसे ही ये नीट के पेपर होते हैं, इसमें हर एक दिन इंपॉर्टेंट होता है। आप 10th से तैयारी 12th तक कर रहे हो तो आपको रेगुलरली पढ़ना है, आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको हर कॉन्सेप्ट पढ़ना है। वो हर कॉन्सेप्ट हर 2 साल तक। और एक हमारे टीचर थे जो मैं पढ़ता था, कोचिंग लेता था, वो कहते थे कि जब आप अपने होमवर्क को टेस्ट की तरह दोगे तो आपको टेस्ट होमवर्क लगेगा। समझ रहे हो, आपको आज का काम मिला है उसी दिन करना है, उसको एज टेस्ट लेना है। और अगर आप वैसे लोगे तो वो आपको टेस्ट लगेगा, यार इट्स मतलब इट्स अ नॉर्मल रूटीन, है ना। तो वो इजीली हो जाता है, बाकी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब आपकी जो मेडिकल लाइन में आप किसको प्रेफर ज़्यादा देते हो आपकी नज़रों में, स्किल को या मार्क्स को? ये एग्ज़ाम की बात हो रही है। देखो, एग्जाम में आपको जैसे आप जब एमबीबीएस करने जाते हो तब तो आपको मार्क्स पे एडमिशन मिलती है, पर लेटर ऑन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्लिनिकल स्किल। वो आपकी आएगी जब आप डीलिंग करना आएगी आपको पेशेंट के साथ, तो फिर मार्क्स कोई नहीं पूछता। आप मेरे पास आओगे, आप मेरे से पूछोगे थोड़ी कि कितने मार्क्स दे रहे, है ना। आपको तो दवाई, आप पूछोगे मेरी बीमारी, मैंने डायग्नोज कर दिया, दवाई दे दी, खुश हो गए तो आप खुश हो गए, है ना। हो सकता है कम मार्क्स वाला भी डॉक्टर बना है ना, मान लो मार्क्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। जब आप एक मेडिकल फील्ड में डॉक्टर सब बन जाएंगे, पास हो जाएंगे, फिर कभी अलग अलग फील्ड में कोई एमडी करने चला गया, एमएस करने चला गया। जितनी अच्छी आपकी स्किल्स होगी, डीलिंग होगी, उतने अच्छे आप डॉक्टर हो गए। उसमें मार्क्स का कोई ऐसा चिन्ह रोल नहीं होता आगे जाके। जो स्टूडेंट्स में मेडिकल स्टूडेंट, उनको क्या एक जो मिस्टेक है उनको टोटली अवॉइड करना चाहिए मेडिकल स्टूडेंट ड्यूरिंग द स्टडी, और जो भी है जो मतलब अभी एमबीबीएस में आगे, एमबीबीएस में अगर आगे एमबीबीएस में है, एमबीबीएस में अगर जो एमबीबीएस में है, मेरे हिसाब से एमबीबीएस में जब आते हो ना, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हेक्टिक बहुत होती है हमारी ड्यूटीज और आप अगर नीट कोई स्टूडेंट है उसके बारे में। तो जैसे नीट के स्टूडेंट में तो आपको ये है कि आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है ना, थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज करिए सुबह उठ के, क्योंकि हेल्थ खराब रहेगी तो फिर नीट हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो बाकी अपना पोस्चर अच्छा रखिए, क्योंकि हम कई बार बेड पे पढ़ते हैं तो हमारी लेग स्पाइन भी इस तरह के होती है। आप ऐसे चेयर पे बैठ के पढ़िए, और वो 2 साल का टाइम है, मतलब तैयारी है, उसके लिए अच्छे से करिए। और मान लो नहीं होता है तो बहुत ऑप्शंस होते हैं उसके बाद, है ना। वो हार नहीं होती, नीट और जेई में कोई हार नहीं है, आप सीखते हो या तो आप जीतते हो, ठीक है। तो उसके बाद भी बहुत ऑप्शन है और बहुत अच्छा आप कर सकते हो। बट अगर आप एमबीबीएस करने आ गए हो तो एमबीबीएस करने जब हम आते हैं तो हमसे पढ़ते रहते हैं और कुछ करते नहीं। मैंने ये इंडिया में कल्चर भी देखा, बहुत से अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में ग्राउंड तक नहीं है। जैसे आप लखनऊ में केजीएमयू करके कॉलेज है, वहाँ पे एक सर से मेरी बात हो रही थी, वहाँ पे बड़ा छोटा सा ग्राउंड है, हालांकि 600-700 बेडेड आपके पास पेशेंट के लिए हॉस्पिटल है। तो आप इतना बड़ा हॉस्पिटल बना सकते हो, तो क्या एक बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं बना सकते? तो ये सारी कॉलेजेस की कमी होती है। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन मेडिकल फील्ड टू डील विद स्ट्रेस
और थोड़ा जो नशा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो भी मेडिकल कॉलेज अवॉइड करना चाहिए। भाई जो बिगेस्ट चैलेंज आपने इंडियन हेल्थ केयर में अभी तक देखा हो, या आप उसको रिप्लेस करना चाहो, या कोई न्यू आइडिया जो आपके सजेस्ट करना चाहो? इंडियन हेल्थ केयर में अभी क्या है, इंडियन हेल्थ केयर में जो देखा है मैंने, पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो ड्यूटी है एक डॉक्टर की वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप देखोगे अगर आप 6 घंटे काम कर रहे हो तो आप अच्छे से करोगे, बट आप वही काम अगर 36 से 72 घंटे करोगे तो आप बर्नआउट हो गया, आप गुस्सा भी हो जाओगे। कई बार आप बोलते हैं कि यार डॉक्टर बात नहीं अच्छे से करता, तो हो सकता है वो 2 रात से सोया भी नहीं हो, है ना? हाँ, वो तो चलो दोनों की आपस में होगी थी कुछ। लेकिन ये इंडियन हेल्थ केयर में ये है कि हम एक तो अभी क्या हो गया, इतनी ज़्यादा सीट्स और इतने ज़्यादा डॉक्टर्स बढ़ गए हैं, तो हमें उनकी एम्प्लॉयमेंट का भी देखना पड़ेगा। दूसरा हमें मतलब डॉक्टर्स की सैलरी, उनको लाइफ़स्टाइल और उनकी ड्यूटी आज भी बहुत अच्छे से फिक्स करने पड़ेंगे। जैसे पायलट का इंडिगो वाला सीन हुआ था कि उनको भाई इतने घंटे फ्लाइट उड़ानी है। जब एक एथलीट है उसको इतने घंटे सोना है, इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे काम करना है। बट डॉक्टर्स की बारी को ऐसा होता है कि 3 दिन लगातार ड्यूटी करनी है। तो फिर उसमें फिर वही रहता है कि इफेक्टिवनेस इतनी अच्छी नहीं रहती। हम यूएस यूके से सीख सकते हैं, धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। वगैरह बहुत चल रहा है, तो भाई आप इतना सा अगर एक्सप्लेन करना चाहो, क्या एआई डॉक्टर्स को रिप्लेस कर सकता है आने वाले टाइम में? आने वाले टाइम में मतलब एआई रिप्लेस तो नहीं कर सकता, बट एआई विद डॉक्टर्स अच्छा ही हमारे हेल्थ केयर की तरफ लेके जाएगा हमें। काफ़ी एआई की हेल्प हो जा रही है, मतलब बाहर की कंट्री में तो एआई बहुत आ गया है। इंडिया में कुछ-कुछ फील्ड हैं जैसे रेडियोलॉजी में, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्स-रे में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। डायग्नोसिस में बहुत हेल्प हो सकती है। बट हाँ, अभी एआई भी धीरे-धीरे इवॉल्व हो रहा है, देखते हैं 10-15 साल में क्या होता है। बट वही है कि जो बात आप मेरे से करके समझोगे और जो एक पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप है वो एआई तो रिप्लेस नहीं कर सकता। भाई आजकल जो पेरेंट्स हैं उनको एक एडवाइस आप देना चाहो एज अ डॉक्टर, एज अ स्टूडेंट? ठीक है, मैं सबसे बड़ी एडवाइस अपने इंडियन पेरेंट्स को देना चाहूँगा। एक होता है कि हम ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, और सबसे अच्छी जो मूवी मुझे आज तक लाइफ में लगी है वो तारे ज़मीन पर। वो 2 भाई होते हैं, एक ईशान अवस्थी और एक उसका बड़ा भाई होता है। तो बड़ा भाई इज़ गुड इन एकेडमिक्स एंड ठीक है स्पोर्ट्स। छोटा बच्चे के उसके इंटरेस्ट अलग होते हैं, ऑल्दो उसको लेटर ऑन डिस्लेक्सिया भी डायग्नोज होता है। तो हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चा यूनिक होता है और हर बच्चा क्रिएटिव होता है। अब आपके घर में 2 बच्चे अगर एक 100% ले रहे हैं और अगर 50% ले रहे हैं, तो हो सकता है उस 50% वाले में कोई और एबिलिटी है। हमें बच्चे को बचपन से पहचानना है कि ये किस चीज़ में अच्छा है। तो भाई वो कैसे पहचानेंगे? वो बचपन से हमें उनको कल को हम भी जैसे हम शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, तो उनकी एबिलिटी को कैसे पहचान सकते हैं? एक तो या तो होता है कि जैसे चाइना एंड ऑल करते हैं, उनको बचपन से ट्रेन करते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में। मान लो उनको एक बच्चे को बनाना है एथलीट, तो टीटी तीसरे या चौथे साल से खिलाना शुरू करते हैं। एज जो होगी जैसे हाँ, एक स्पोर्ट्स करनी, perfect वो age। कौन सी है परफेक्ट एज? देखो 2 साल में हमारा ब्रेन काफ़ी डेवलप हो जाता है 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद तो बच्चा बहुत छोटा होता है। 4-5 साल से अब बड़े-बड़े बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, लक्ष्य सेन 6 साल से शुरू किया था उसने। 5-6 ईयर से आप मतलब स्पोर्ट्स में आप डाल सकते हो, है ना? स्पोर्ट्स बड़ा आप डाल सकते हो, है ना? स्पोर्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, 5-6 ईयर से आप शुरू कर सकते हो। फिर धीरे-धीरे 10, 11, 12 में उसका अपग्रेड कर सकते हो। बाकी आपके घर में बच्चा है ना, उसकी एक्टिविटी से ही पता चल जाता है। मान लो मेरे घर में बच्चा है, उसको मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ, बड़ी जल्दी कैप्चर करता है। अब जैसे मेरा ही कोई रिश्तेदार है, उसको मान लो 10 मैंने कैपिटल्स बताए इंडिया के, अगले दिन मैं पूछ रहा हूँ उसको याद हो रहे हैं, मतलब उसकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। किसी को स्पोर्ट्स में सिखा रहा हूँ, मान लो क्रिकेट बैटिंग करना उसको आ जा रही है, तो मतलब वो उसमें अच्छा है। तो ये हमें मतलब पेरेंट्स को पहचानना चाहिए रेदर देन कि हम एक दूसरे से कंपेयर करें। भाई मैं आपसे अब थोड़ा सा रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसके बारे में आप बताएंगे। वन फूड यू टोटली अवॉइड? एक तो जंक फूड होता है, वैसे जंक फूड में कुछ मैं खा लेता हूँ कभी-कभी, जो चीज़ अच्छी होती है। बट जो चीज़ मेरे को जैसे बिल्कुल पसंद नहीं है आज के टाइम में, जैसे चाउमीन वगैरह मैं इतनी नहीं खाता। मोमोज़ तो कभी-कभी शायद खा भी लो, बट चाउमीन वगैरह मेरे को इतनी पसंद नहीं है। ज़्यादा पसंद नहीं है, वो मैं नहीं खाता हूँ। भाई आइस और हॉट थेरेपी? देखो आइस और हॉट थेरेपी में मैं सिंपल ये समझाता हूँ कि जो हीट होती है ना, वो हीट क्या करती है, वेज़ोडाइलेशन करती है, मतलब ब्लड वेसल्स खोलती है। और जो आइस है वो ब्लड वेसल्स कम करती है। तो आपने देखा होगा कई बार आपको इंजरी होती है, अभी हम बोलते हैं आइस लगाओ, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेशन होती है, मतलब एक तरह से मतलब रेडनेस है ना, खून आ रहा है उस तरफ, तो उस टाइम फिर दर्द बढ़ेगी, उसके साथ पेन के वो भी आएंगे मीडिएटर्स। तो उस टाइम के लिए हम आपको बोलते हैं कि आइस लगाओ फटाफट। उस टाइम क्यों आइस लगाओ कि हम ब्लड वेसल छोटी कर देंगे, ब्लड ना आए। ब्लड नहीं आएगा, पेन मतलब थोड़ी पेन उसकी डाउन होगी, स्वेलिंग कम हो जाएगी, ठीक है। जब रिकवरी के लिए
क्या करेंगे, फिर थोड़ी टाइम के बाद ना हम हीट थेरेपी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वेज़ोडाइलेशन मतलब ब्लड वेसल खुलेगी, ज़्यादा ब्लड आएगा तो रिकवरी अच्छी हो जाएगी। तो पहले हम आइस थेरेपी दे सकते हैं, लेटर ऑन हम हीट थेरेपी दे सकते हैं। वेज सप्लीमेंट और नेचुरल फूड? नेचुरल फूड विद सम सॉर्ट ऑफ सप्लीमेंट लाइक प्रोटीन। बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट नहीं लेने चाहिए। पेन किलर्स और रेस्ट, और अगर कोई पेन किलर लेना है तो पैरासीटामोल हार्मफुल नहीं है। जो दूसरे हमारे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी आते रहेंगे। भाई उसके बारे में बताएंगे। पैरासीटामोल शायद कनाडा में बैन है या कहीं किसी जगह तो बैन है। नहीं, किसी जगह तो बैन है। नहीं, पैरासीटामोल कहीं बैन नहीं है। वो कुछ ब्रांड्स होती हैं वो बैन हो सकती है। हाँ, जैसे पैरासीटामोल की कई ब्रांड्स बैन हो सकती है। निमोसलाइड बैन है, मतलब पैरासीटामोल तो बड़ा अच्छा ड्रग है, वो बैन नहीं हो सकता उसका। बट मैंने ऐसे सुना था। उसकी मतलब यह कि डोज ज़्यादा हो जाए। जैसे आप 4 ग्राम से ज़्यादा ले रहे हो, कोई एल्कोहलिक है वो 2.5 ग्राम से ज़्यादा ले रहे हैं, तो फिर उससे लीवर फेलियर हो सकता है, टॉक्सिक हो जाता है। वे मॉर्निंग वर्कआउट सजेस्ट करेंगे या इवनिंग? डिपेंड्स आपका काम कैसे है। ठीक है, अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो मॉर्निंग कर सकते हैं, मॉर्निंग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जैसे आप ऑफिस जाते हैं 5 बजे फ्री हो जाते हैं तो आप इवनिंग वर्कआउट भी कर सकते हैं, कुछ ऐसी। बेस्ट स्पोर्ट्स फॉर ओवरऑल हेल्थ के लिए? ओवरऑल हेल्थ के लिए बेस्ट स्पोर्ट्स स्विमिंग सबसे अच्छा है। बट इंडिया में आपने देखा नहीं, वो स्विमिंग का कल्चर नहीं है। चंबा भी नहीं है। स्विमिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि स्विमिंग तो हर इंसान को आनी चाहिए, क्योंकि ये लाइफ सेविंग भी है। समझ लो, ये स्पोर्ट्स भी और लाइफ सेविंग भी है। अगर आप डूबने जाओगे, स्विमिंग आएगी तो आप बच सकते हो। स्विमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, कैलोरीज बर्न, और बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है, बट इंडिया में अभी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। उसके बाद हाई कैलोरीज जिसमें बर्न होती है वो बैडमिंटन है। एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है तो आपको ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं करने पड़ते। बाकी फुटबॉल आ जाता है, हॉकी आ जाती है। क्रिकेट में थोड़ी कैलोरीज कम बर्न होती है, बट हाँ इंडिया में क्रेज ज़्यादा है क्रिकेट का। वन फिटनेस रूल एवरीबॉडी फॉलो, जिनको करना चाहिए। एडवाइस, वन फिटनेस रूल अपनी फिटनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आई थिंक सो, अपनी बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ी देखते रहे, है ना। जितना फैट आएगा उतनी बीमारियां आती है। तो मेरे हिसाब से मतलब वेस्ट सर्कमफ्रेंस होती है, नेक सर्कमफ्रेंस होती है ना, फेस फैट है। आपको देखना है कि मेरा फेस मतलब मेरी बॉडी पे फैट परसेंटेज कितना है, मतलब वो पता चल जाता है। उसके बड़े तरीके होते हैं, आप स्किन फुल थिकनेस और पूरी बॉडी में देख सकते हैं फैट परसेंटेज कितनी है। फैट परसेंटेज नहीं है और आप लीन है तो आप फिट हो सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप रेगुलर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, और जो मतलब मिड एज में आ जाते हैं 30-40 ईयर्स के, उनको पर डे में 30 to 45 मिनट्स मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करनी चाहिए। मतलब इतना करो कि थोड़ा बहुत पसीना बहा लो तो बहुत अच्छा रहेगा, और रेगुलर चेकअप कराते हैं। भैया लास्ट एंड फाइनल जो मेरी आपसे एक क्वेश्चन या एडवाइस जो भी आप देना चाहो, चाहे वो मेडिकल लाइन में हो या मेडिकल कोई स्टूडेंट हो, नीट की तैयारी कर रहा हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, या नॉर्मल कुछ भी एक एडवाइस देना चाहें। सबसे एडवाइस सब ओवरऑल मतलब लाइफ में एडवाइस ये रहती है कि यार, जो हम कई बार क्या होता है कि हार्ड वर्क से बचते हैं और हमें इंस्टेंट सक्सेस चाहिए होता है। कई बार कोई भी चीज़ हमें इंस्टेंट चाहिए होती है। तो फिजिक्स में भी 2 चीज़ें होती है, एक इंस्टेंटेनियस और एक होती है एवरेज, है ना। एवरेज आती है जब आप इंस्टेंटेनियस छोटा छोटा काम बहुत लंबे समय तक कर रहे हो, कंसिस्टेंसी कर रहे हो, तो आपने जो एवरेज निकलता है बड़ा अच्छा निकलता है। तो हमें लाइफ में भी ना इंस्टेंटेनियस रिजल्ट के पीछे नहीं जाना चाहिए, किसी भी चीज़ का। स्पोर्ट्स में भी आप एक दिन में स्टार नहीं बनोगे, जिम में भी नहीं बनोगे, पढ़ाई में भी नहीं बनोगे। आपको थोड़ा थोड़ा काम डेली डेली करते जाना है, और वो जब आगे जाके एवरेज निकलेगी ना, उसको बहुत अच्छा निकलेगा, चाहे वो पढ़ाई है चाहे किसमें। तो यही एडवाइस है कि हम इंस्टेंट प्लेजर पे भी नहीं जाएं। बच्चों को भी यही है, इंस्टेंट प्लेजर होता है ना, फ़ोन आगे गेम खेलिए मजा आ गया। बट ये स्पोर्ट्स होती है आउटडोर एक्टिविटी। जैसे मैं और आप यहाँ पे आते हैं बैडमिंटन कोर्ट में, मैं खुद डॉक्टर हूँ, आप भी कोच हैं, आप भी इतना काम होता है। इवन आपने देखा होगा दूसरे हमारे साथ भैया आते हैं वो आर्मी में। तो बाकी यंगस्टर्स कहाँ हैं यहाँ पे, कितने यंगस्टर्स आते हैं। आप जिन बच्चों को सिखाते हो उनमें तो मैं वो भी नहीं देखता कि रील है सीखने की। अगर मेरे को कोई ऐसे सिखाता जब मैं 7th 8th में होता, तो मैं तो इतने फॉलो करता हूँ रूल्स को। जब इंसान को मिल जाता है उसको उसकी कदर नहीं है। अभी इतना अच्छा आपके पास कोर्ट है, बहुत अब यूथ आता नहीं है, खेलना नहीं आता, आउटडोर एक्टिविटीज एकदम कम है, फिर चंबा कैसे आगे बढ़ेगा स्पोर्ट्स में। तो सिमिलरली इन एजुकेशन है कि हम सोचते बड़ा कम है, तो फिर उस हिसाब से हम आगे नहीं जा पाते। भैया आपने इतनी सारी बातें बताई मेडिकल लाइंस के थ्रू स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, अपने एंजाइटी की बात की, डिप्रेशन की बात की।
कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो शर्माते हैं ऐसे बात करने, जैसे आपने बोला फ्रेंड्स की बातें नहीं करनी। तो वैसे अगर आपसे कोई सजेशन लेना चाहे या अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए या हेल्प लेनी चाहिए लाइफ में, अगर आप कोई अपना फ़ोन नंबर देना चाहें या कोई सोशल मीडिया अकाउंट देना चाहें। देखो सोशल मीडिया काफ़ी लोग ऐसे हैं, जैसे मेरा सोशल मीडिया भी है, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं डॉक्टर आदित्य राणा के नाम से। आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं आदित्य राणा से, ठीक है। दूसरा क्या है कि देखो पर्सनैलिटी, जैसे मैं बोलता हूँ इंट्रोवर्ट, अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, तो सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। कई शॉर्ट टेम्पर होते हैं ना, कई बड़े काम होते हैं, ये बचपन से होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। बट हमें विद टाइम ना सीखना पड़ता है कि हमारी सोसाइटी कैसी है, उस हिसाब से हमें हर इंसान से बिहेव करना पड़ता है। दूसरा ये है कि जब सोशल मीडिया आ रहा है, ये बहुत अच्छा टूल है, मतलब बिगड़ने का टूल भी बहुत अच्छा और सीखने का भी। प्रेमानंद जी महाराज जी से पूछा सा क्वेश्चन कि ये आजकल जो ये इफ़ेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बोला मैं भी तो बना रहा हूँ वीडियो, तो मैं एक अच्छा ही वो कर रहा हूँ। पहले मेरे को कौन जानता था, आज कम से मेरे को करोड़ों में लोग जानते हैं, वो सिर्फ भक्ति की तरफ जा रहे हैं। मेरे मोटिव अच्छा है। आपका जब यूट्यूब में आपने देखा होगा ना, आजकल हम कुछ भी बना देते हैं क्रिंज कंटेंट, वो वायरल भी हो जाएगा, वो व्यूज भी आ जाएंगे, पर वो मजा नहीं होगा, चाहे आप जितने पैसे कमा लो। हम मेहनत से, आप 600 या 1000 सब्सक्राइबर भी हैं, मेरे 6000, आपके 1000 हो जाएंगे कल को, पर आपको पता है कि हमने कितनी मेहनत किया उस चीज के लिए। तो एक एक सब्सक्राइबर ना वो फेक हो, ईमानदारी के हो, उसका अलग ही मजा होता है। सही बात है। तो ऐसे ही रहेगा। तो आज का पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। भाई का बहुत थैंक यू। भाई ने आज शायद जाना है कहीं इमरजेंसी में, मैंने पॉडकास्ट के लिए बुला लिया था। भाई को बहुत बहुत थैंक यू भाई से लास्ट पर। अब भाई बोल रहे हैं 2 साल बाद आऊँगा मैं तो मिलेंगे। बाकी अगर बीच में भाई आएंगे तो ज़रूर खेलेंगे हम स्पोर्ट्स, बैडमिंटन वगैरह जो भी। और जब भी आएंगे तो काफ़ी अच्छा लगा, आपने भी काफ़ी अच्छा सिखाया और आपके साथ हमेशा मतलब बैडमिंटन खेल के मज़ा आता है। और ऑल द बेस्ट, और सब्सक्राइब करें भाई के चैनल को भी, और बहुत अच्छा कंटेंट लाते हैं ये चंबा में, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। थैंक यू। तो आज पॉडकास्ट में यही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जय हिंद।